सो अब हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में बात करते हैं, तो गैसियस पोल्यूटेंट्स के बारे में शुरू करते हैं। और सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट गैसियस पोल्यूटेंट है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो इट इज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाम से ही पता चलता है, जिसमें एक कार्बन एंड एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जो रिएक्शन हुई, दैट इज मोनोऑक्साइड। ये क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं? तो सोर्स की अगर मैं बात करूं, सो कार्बन मोनोऑक्साइड कहां प्रोड्यूस होती है? व्हेन कार्बन इज burned or combusted in hypoxic एनवायरमेंट, यानी जहां पर ऑक्सीजन की कमी है वहां पर अगर हम कार्बन का लार्ज अमाउंट को बर्न आउट करते हैं, देन फिर जो रिएक्शन से जो बनेगा, क्योंकि जैसे सपोज ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो यूजुअली वो CO2 दे देता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, CO2। बट अब सपोज कीजिए कार्बन ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है उस एटमॉस्फेयर में, सो ऐसी कंडीशन में अब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप सुनते होंगे कि जब आप अंगीठी को या आग को एक बंद कमरे में बनाते हैं, यूजुअली अंगीठी जब वो बाहर रखी हुई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही है, बट उसको बंद कमरे में कर दिया तो अब ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो लिमिट हो गया है। सो लिमिटेड ऑक्सीजन कंडीशन में जब कार्बन का को हम बर्न आउट करते हैं, उसका कंब्यूशन करते हैं, उन कंडीशंस में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती हुई दिखेगी। सो कहाँ, अब आप इमेजिन कीजिए कि कहाँ होगा, एक बंद कमरे में हो सकता है, या हाईली पॉल्यूटेड एरिया, ऑलरेडी वहां पर ऑक्सीजन कम है, वेजिटेशन कम है, पॉल्यूशन ज्यादा है, वहां पर जब ट्रैफिक चलता है तब कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। हाईली जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर कार्बन का कंब्यूशन करते हैं और उसको ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड मिल रहा होता है, तब आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। कार्बन है ना, 2 कार्बन एटम्स है ना, वो बैलेंस मैं सिर्फ बता रहा हूं, अब बैलेंस हो गई ना, बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है, क्यों नहीं है ना, 2C एंड O2, सो 2CO बन गया ना, बैलेंस है। सो अब केमिकल बैलेंस मत कीजिएगा, जहां बोलूंगा वहां कीजिएगा आप, है ना। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि जहां पर हाइपोक्सिक कंडीशन है या लो ऑक्सीजन कंडीशन है, वहां पर अगर हम कार्बन कंब्यूशन करेंगे, सो यू विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो कहाँ कहाँ से होगी, लाइक आपने किसी फैक्ट्री में हाइपोक्सिक कंडीशन, या फिर आप स्टबल बर्निंग कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू होगी, बट उसके बाद वहां आसपास की ऑक्सीजन जब कंज्यूम होने लगेगी, सो वहां पर अब हाइपोक्सिक कंडीशन या लो ऑक्सीजन कंडीशंस आ गई है एटमॉस्फेयर में। सो नाउ अब उसका जो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का भी एमिशन शुरू हो जाएगा। सिमिलरली वेस्ट बर्निंग की जा रही है तो वहां पर भी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसके इंपैक्ट्स क्या हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए टॉक्सिक गैस, ये टॉक्सिक गैस है। जब कोई इसको अपने साथ अपने सांस में लेता है, रेस्पिरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में करता है, तब वो बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाएगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। अब आप बताइए हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? व्हाट इज द टास्क ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जैसे ही मैंने एल्वियोलाई का एक डायग्राम बनाया था, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो रही है तो किसके साथ बाउंड हो रही है, वो किसके साथ बाइंडिंग कर रही है? हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है। फिर जब हमारी बॉडी में सेल रेस्पिरेशन होता है, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो जब यहां लंग्स तक लेकर आई जाएगी तो वो भी हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होकर आएगी। सो जब ये तो इजीली बाउंड भी हो जाती है और टूट भी जाती है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, उस सिचुएशन में क्या होता है, वो इजीली रिमूव नहीं हो पाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई कर लेती है। और धीरे धीरे जैसे आपका ऑक्सीजन का सारा हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होकर ऑक्यूपाई हो गया है, सो आपके ऑक्सीजन, आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने लगेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड ने आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर ली और ये बाइंडिंग इजीली टूटेगी नहीं, और बन गया क्या? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये बाइंडिंग इजीली नहीं टूटेगी तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ऑक्यूपाई होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड लेते जाएंगे, ऑक्यूपाई होते चले जाएंगे, तो अब आपके ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, और ये एक टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देगा। धीरे धीरे पूरी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और अगर ज्यादा सांस ली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, सो डेथ होगी। सो इट इज ए टॉक्सिक गैस।
वो कितने टाइम तक बर्न हो रही है ये डिपेंड नहीं करता है, उसके आसपास बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है इस पे डिपेंड करता है। हाँ यस, अब जैसे जैसे आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अंगीठी जलाई इस कमरे में, ये कमरा पूरी तरह से पैक है, तो शुरू में अंगीठी क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड देगी, है ना, आपका सी है और ऑक्सीजन के साथ CO2 मिलेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन कंज्यूम होती जाएगी, लेकिन कोयला अभी भी आपकी अंगीठी में रखा हुआ है। सो अब उसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन शुरू हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलने लगेगी। तो टाइम नहीं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात करें हम, ओपन स्पेस में कोई प्रॉब्लम, इसीलिए आप अक्सर पढ़ते होंगे कि इतने लोग मर गए हैं सर्दियों में, है ना, राइट, है ना, तो ये इसलिए होता है। सो ये कैसे टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर बना के, ठीक है, ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को खत्म कर देती है। सो फर्स्ट इसका इंपैक्ट क्या हुआ, ह्यूमन हेल्थ पर हुआ, डेथ। शॉर्ट टर्म में अगर इसका एक्सपोजर होगा तो आपको क्या होगा, सर भारी फील होने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे, वॉमिटिंग होने लगेगी, इस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के इंपैक्ट के फॉर्म में। दूसरा इसका इंपैक्ट, इसका जो है, ये डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग नहीं करती है, डायरेक्टली ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सो इट डू नॉट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। बट जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला गया है तो इसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिलेगी, सो ये क्या दे देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दे देगा। रिएक्शंस याद नहीं रखनी है, जस्ट आपको दिखा रहा हूं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। सो एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड गई, जब उसको फिर से ऑक्सीजन कंडीशंस मिलेगी और आसपास ऑक्सीजन मिलेगी, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो डायरेक्टली ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रही है, बट इनडायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड इज लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मींस इट इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। हाँ यस, एटमॉस्फेयर, हाँ फ्री स्टेट में ज्यादा लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो थोड़े टाइम में उसको ऑक्सीडेशन हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर के रिएक्शन के, और बाई प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। रिलीज मैंने बताया ना, जहां पर लो ऑक्सीजन कंडीशंस में कंब्यूशन हो रहा है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट बिल्कुल हो सकती है। जैसे आयरन स्मेल्टिंग में आपको मिलेगी, ब्रिक किल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, ठीक है, जो जो ब्रिक बनाई जाती है ना, ईंट भट्टे कहते हैं जिन्हें, ब्रिक किल्स कहते हैं उनको, ठीक है, वहां आपको देखने को मिलेगी। हाई ट्रैफिक रीजन जो है, जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक एग्जांपल, आप कमरे में जलती हुई आग का भी ले, बस ऑक्सीजन कम होना चाहिए, वहां पे आग जला सकोगे ट्राई कीजिएगा। माउंट एवरेस्ट का आपने बहुत गलत एग्जांपल लिया, फिर भी वो ओपन स्पेस है, आपका कोयले को जितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है एक अंगीठी में, उतना माउंट एवरेस्ट के पास ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा, है ना, कोई यूज नहीं, नो नो यूज, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये शॉर्ट लिव्ड है, तो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बनाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली ग्लोबल वार्मिंग करेगा। तो ये बात समझ में आ गई। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो डेथ कॉज कर रहा है, तो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी को भी इंपैक्ट करेगी, इसलिए आपको हाईली पॉल्यूटेड रीजन जो है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से स्मॉल इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज, स्मॉल बर्ड्स, है ना, हमिंग बर्ड टाइप, सन बर्ड, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वाई, ये तीन चार गैसें, ये तीन गैसें, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनके बारे में बात करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो स्मॉल बायोडाइवर्सिटी होती है, एलिमेंट्स हैं, ये छोटे जानवर होते हैं, बटरफ्लाइज, हनी बीज, वास्प एंड सनबर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, स्पैरो, इनको रिमूव कर, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये एक कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का भी, सल्फर डाइऑक्साइड, अभी बात करते हैं उसके बारे में, है ना। सो ये है, इनके पोल्यूशन से उनकी मौत होने लग जाती है, उनके लिए हैबिटेबल नहीं रह जाता है फिर वो रीजन जहां पर ये तीनों गैसेस ज्यादा होती है, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाँ अभी बात करते हैं एक एक करके, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करेंगे। सो ये गैसेस बायोडाइवर्सिटी को भी इंपैक्ट करती है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में ये ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रही है, और ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन में, बैड ओजोन फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करती है, उन रिएक्शंस में भी कई बार ये रोल प्ले करती हुई दिखेगी, बट मेजरली आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड से दिखेंगे। बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल ओजोन्स के साथ भी ये रिएक्ट कर रही होती है, ठीक है, गॉट इट। सो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड।
अभी बताते हैं कुछ। अब डोंट वरी, ग्राउंड लेवल ओजोन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट, उसको भी हम स्टडी करेंगे स्मॉग के साथ, ठीक है, डोंट वरी। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हम यूजुअली NOx लिखते हैं, हमेशा जब भी हम रिएक्शंस लिखते हैं आपको NOx लिखने को मिलेगा। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स जो हाई टेम्परेचर कंबशन जहां भी आपको देखने को मिलेगा, वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिलेंगे। जैसा कि हमने इकोसिस्टम्स में नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एक लेस या लो रिएक्टिव गैस होती है और वो इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। सो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन करने के लिए, उसके बॉन्ड्स तोड़ने के लिए। सो वो नेचर में आपको लाइटनिंग की फॉर्म में दिखेगा, जो बादलों में होती है ना, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होती है, सो उसमें आपको दिखेगा। बट उसके अलावा जहां भी हाई टेम्परेचर कंब्यूशन हो रहा है, वहां पर उस टेम्परेचर के आसपास की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करेगी और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाएगी। वो नेचुरली बनेगा, क्योंकि एक कुछ सेकंड के लिए वो बिजली चमकती है, बट वो होता है। बट कैसे? फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनिक एक्टिविटीज, नेचर में थंडर स्टॉर्म के अलावा कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है जो हाई टेम्परेचर देती है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज। यहां पर होगा फॉरेस्ट फायर्स, कैलिफोर्निया में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी फायर्स है, हाई टेम्परेचर है, सो वहां पर भी होता होगा, है ना। हाँ, लाइटनिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करती है। बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में कहाँ कॉम्बिशन हाई टेम्परेचर पर हो रहा है? न्यूक्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं, वो एक चैम्बर में होती है सारी रिएक्शन, और एकदम वो स्टेराइल एनवायरनमेंट होता है, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को एंटर होने देते। यस। सो कोल पावर प्लांट्स, कोयला जलाया जाता है बिजली बनाने के लिए। आयरन स्टील प्लांट्स, मेटल स्मेल्टिंग प्लांट्स, और जो व्हीकल आप चला रहे हैं, शुरू में तो वो नहीं देता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, बट जब आप लंबी ड्राइव पे चल रहे हैं और आपकी कार का इंजन जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, देन जब वो इंजन ब्रीथ करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेता है, देन वो बर्न करता है ना, ऐसा ही होता है ना पिस्टन, है ना, इतना तो पता है ना। जैसे वो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर की जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो पिस्टन के अंदर जाएगी और वहां पर उसे हाई टेम्परेचर मिलेगा, एंड देन इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सो लॉन्ग टाइम तक कोई व्हीकल अगर चल रहा है, देन इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन। सो ट्रैफिक इज ऑल्सो ए बिग सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, अब कौन कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है? वैसे कौन कौन से होते हैं? लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं उसको, मतलब मेन इसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, एंड नाइट्रस ऑक्साइड। दीज आर 3 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी होता है, जैसे डाइन नाइट्रेट टेट्राऑक्साइड भी होता है, N2O4, है ना। डाइन नाइट्रेट पेंटाऑक्साइड भी होता है, N2O5, ये भी होता है। बट हमारी जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड है, दिस इज ए ग्लोबल वार्मिंग, ए ग्रीन हाउस गैस। ये ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर करती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्लोबल कूलिंग ट्रिगर करती है। ये एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड या N2O causes global warming and nitric oxide and nitrogen dioxide causes global cooling। और क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो दोनों है, यस, ग्लोबल कूलिंग, दिस वन ओनली N2O, बस एक अकेली, बस यही, और ये दोनों कूलिंग करती है। बस एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है। एंड इंपॉर्टेंट, हाँ हाँ, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो दोनों हैं
ये स्मॉग प्रोड्यूस करती हैं, या कह सकता हूं ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस करती हैं। इन दोनों जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की फॉर्म में ये स्मॉग एंड ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस करती है, और एसिड रेन प्रोड्यूस करती है, एसिड रेन प्रोड्यूस करती है। दीज आर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट: ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का एलिमेंट आपको पता चल गया है, दिस वन, एसिड रेन, स्मॉग एंड ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोडक्शन में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रोल प्ले कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज क्या है? तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉजेज कैंसर। रेस्पिरेटरी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर क्या करता है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर क्या करता है? कैंसर करता है। ठीक है। एक और एनवायरमेंटल इंपैक्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज एसिड रेन जो है उसके बाद ये वाटर यूट्रोफिकेशन भी करती है। अब कैसे होता है यूट्रोफिकेशन में हम देखेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। हाउ? दे ट्रिगर यूट्रोफिकेशन प्रोसेस इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या करती हैं? यूट्रोफिकेशन प्रोसेस को ट्रिगर करती है। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक तरह का वाटर पॉल्यूशन का एक फॉर्म है। कैसे होता है, इसकी क्या स्टेजेस हैं, वो सारी हम वाटर पॉल्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहां पर एक फैक्ट आप नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्लियर हो गया? हाँ, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से जो नाइट्रिक एसिड रेन हो रही है, ड्राई डिपोजिशन हो रहा है, उसके बाद फिर यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस भी ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का है जहां पे सल्फर कंपाउंड्स, सल्फर केयरिंग कंपाउंड्स का कंब्यूशन हो रहा है, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड हो रहा है। जैसे आयरन या स्टील प्लांट्स, तो आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइट ओर्स यूज किए जाते हैं उसके अंदर स्टील बनाने के लिए, है ना, और माइनिंग करके लाए जाते हैं, तो उसमें नॉर्मली आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट एंड फेरस सल्फाइट होते हैं। ठीक है, सो उनका जब और का स्मेल्टिंग किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। देन कॉपर स्मेल्टिंग की जाती है, उसमें कॉपर और क्या है, कॉपर सल्फेट होता है, सल्फाइड्स होते हैं कॉपर के, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। उनकी जब स्मेल्टिंग की जाती है, कॉपर को अलग किया जाता है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। ये तो दो हुए। और हमारी डेली लाइफ में क्या देखने को मिलेगा? सो हमने एनर्जी टॉपिक में पढ़ा था कि इंडिया जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंड करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, और कोयले में भी सल्फर कंटेंट होता है, नेचुरल कोल में सल्फर कंटेंट होता है। सो व्हेन यू बर्न नेचुरल कोल इट विल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। आयरन को बर्न नहीं करेंगे, आयरन स्मेल्टिंग करेंगे, यानी ओर में से आयरन को निकालेंगे तो सल्फेट सारे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, डीजल फ्यूल के कंब्यूशन से भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। डीजल में भी सल्फर कंटेंट होता है, इस वजह से इसके होता है। इसके अलावा फर्नेस ऑयल, ये भी एक ऑयल होता है ना, ये नोट करना चाहे तो नोट करते चलिएगा साथ में, है ना। कोल एंड डीजल फर्नेस ऑयल, ये भी एक पेट्रोकेमिकल है जिसको इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इनके कंब्यूशन, इन सब में, डीजल में, फर्नेस ऑयल में, इन सब में सल्फर कंटेंट होता है, और जब इसका कंब्यूशन करेंगे तो आपको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये एज ए, हाँ यस, ये एक बाई प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तब एक बाई प्रोडक्ट होता है, और एज ए फ्यूल इसको इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो ये भी सल्फर ऑक्साइड को रिलीज करता है। इसके अलावा बायोमास में भी सल्फर कंटेंट होगा, हमने पढ़ा है सल्फर साइकिल में सल्फर बायोमास में भी एंटर होता है। सो जब आप बायोमास को भी बर्न आउट करेंगे तो उसमें भी वो जो सल्फर कंटेंट है
वो बर्न होने के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देता है। बर्निंग ऑफ बायोमास। बर्निंग ऑफ बायोमास भी आपको सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन देगा। अब इसके इम्पैक्ट क्या है? तो सिंपल, ह्यूमन हेल्थ पर क्या होगा? जब सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन में आप जाएंगे तो आई बर्निंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बर्निंग, कफ, लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेज। वाई? सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ बाइंड होकर के सल्फ्यूरिक एसिड के एरोसोल्स बनाती है, और वो एरोसोल्स भी पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्म में काम करता है। सो लॉन्ग टर्म में ये सल्फर एरोसोल्स मींस स्मॉल पार्टिकल्स, ऑक्सीजन एंड वाटर के वेपर के साथ रिएक्शन करके एरोसोल्स बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और लॉन्ग टर्म में ये आपको एज अ पार्टिकुलेट मैटर बिहेव करते हुए हार्ट डिजीज और लंग्स में छोटे छोटे वुंड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड लंग्स में जाती है, छोटे छोटे वुंड्स बनते हैं, सेल डिस्ट्रॉय होती है वहां पे, क्योंकि ये एसिडिक इम्पैक्ट दिखाती है। सो जैसे वो वुंड्स बनेंगे और लॉन्ग टर्म में कोई वुंड बना रहता है, सो वो कैंसर क्रिएट करता है। सो लंग कैंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, दीज आर द हेल्थ इश्यूज। शॉर्ट टर्म में मीन्स आई एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक बर्निंग, जलन होती है, इचिंग, कफ, लंग्स में बनाते हैं छोटे छोटे घाव, एंड देन फिर लॉन्ग टर्म में वो कैंसर में कन्वर्ट कर देता है उसे। ठीक है, तो ये कैंसर तक लेकर जाता है। एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर के वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगी, और वो रिएक्शन आगे हम देखेंगे एसिड रेन में, और एसिड बनाएगी सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर एसिड रेन की फॉर्म में ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देगी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ड, सल्फ्यूरिक एसिड रेन करेगी। ठीक है, तो ये इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट है। और फिर एसिड रेन क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हुआ। अब एसिड रेन क्या नुकसान पहुंचाएगी वो एसिड रेन में हम जाके देखेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके। अमोनिया वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरह की गैस होती है, और आपने नाइट्रोजन साइकिल में देखा कि अमोनिया रिलीज होती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान। जो एक अजीब सी, जब कहीं कोई चीज सड़ रही होती है, तो एक तीखी सी स्मेल होती है जो आपके नाक में चुभती है ना। या फिर आप, अब तो ये लोग काफी सिविलाइज्ड हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने बचपन में देखा कि एक जगह यूरिन करने की जगह होती है ना, वो दीवार लोग यूरिन कर करके उसको गला देते हैं, है ना, इतना सड़ा देते हैं। उस जगह से जब हम स्कूल से आते थे तो वहां से गुजरते थे, तो आई रिमेम्बर कि एक तीखी सी स्मेल होती थी जो आपकी नाक में चुभती थी, और वो मुंह पे रुमाल लग के जाना पड़ता था। वो हर बस स्टैंड के आसपास होती थी, है ना। अब लोग सिविलाइज्ड होते जा रहे हैं, सुलभ शौचालय हो गए, तो फिर भी ठीक है। अच्छा, अभी भी है। सो वो जो गैस है वो अमोनिया की गैस होती है। तो जहां भी बायोमास डिकम्पोजिशन हो रहा है, सो आपको अमोनिया मिलेगी। इसका दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? मैं यूरिन में यूरिक एसिड होता है ना, यूरिया, तो वो जब डिकम्पोज होगा देन फिर आपको अमोनिया रिलीज होगी। तो यूरिन में तो बहुत ज्यादा अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी किडनीज यूरिक एसिड में उसको हमारा बॉडी कन्वर्ट करके एंड देन फिर किडनीज के थ्रू यूरिन में निकालता है। तो यूरिन में तो सबसे ज्यादा निकलेगी अमोनिया। जब यूरिन आपने बाहर रिलीज कर दिया उसके बाद तो फिर उस कुछ ना, है ना। हाँ, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको यूरिक एसिड में, अमोनिया का एक कंपाउंड होता है यूरिक एसिड, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन फिर यूरिन के थ्रू आपको निकालते हैं। उसमें मत जाइए आप, है ना, इतना फॉर्मूलाज इतने ज्यादा रटने की कोशिश मत करिएगा, है ना, वैसे यूजुअली, है ना। तो अब आप देखिएगा, तो आप देखेंगे जहां बायोमास डिकम्पोजिशन हो रहा है दैट इज अमोनिया, वहां पर आपको अमोनिया एमिशन मिलेगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में अमोनिया एमिशन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब कुछ रिएक्शंस करती है तब आपको अमोनिया एमिशन मिलेगा। व्हीकल्स वगैरह में, तो ये सारे इसके अमोनिया के। सो सबसे ज्यादा बड़ा सोर्सेस क्या होंगे अमोनिया के? एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स के थ्रू अमोनिया एमिशन होगा, और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद ये एग्जाम्पल दिया भी था, जो एआई प्रोग्राम्स के थ्रू एग्रीकल्चर से अमोनिया एमिशन को कम करने का एक प्रोग्राम चाइना में था, शायद मैंने एग्जाम्पल दिया होगा, शायद आपको याद हो, है ना, लेटेस्ट न्यूज़ है।
तो किस तरह से एआई के थ्रू आप पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से अमोनिया एमिशन ज़्यादा क्यों हो रहा है? एक तो हम यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, सो वो डिकम्पोज होंगे एनवायरनमेंट में जाके धीरे धीरे, तो अमोनिया आएगा। दूसरा, एग्रीकल्चर में बायो मास डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे वो स्टबल बर्निंग, स्टबल की फॉर्म में हो, या फिर एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। सो उसमें भी आप जो काउ डंग, काउ यूरिन, सिमिलरली जो भी कैटल्स का डंग है ना, बर्ड्स का जो डंग है ना, पोल्ट्री फार्मिंग में, वो सारा जब डिकम्पोज होता तो आपको अमोनिया मिलेगा। तो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा पोल्यूशन अमोनिया का इन दो एक्टिविटीज से आपको मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी होता है। अब अमोनिया के इम्पैक्ट्स की बात करें, सो मैंने बोला तीखी गैस है, मीन्स शार्प इसका ऑर्डर है। सो आईज, नोज एंड थ्रोट में मीन्स इरिटेशन, और ये कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की फॉर्म में अमोनियम सॉल्ट्स बनाती है, और ये अमोनियम सॉल्ट स्मॉल पार्टिकल की के फॉर्म में आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे साइज के होते हैं। दैट्स व्हाई दे एक्ट लाइक पार्टिकुलेट मैटर 2.5। क्या कहा? ये एटमॉस्फेयर में ही रिएक्ट करेंगे, फिर NH4 से फिर NH3 आयन बनेगा, दैट इज अमोनियम। फिर वो किसी सब्सटेंस के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया सपोज। सो अब वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक सॉल्ट हो गया अमोनिया का। देन इट विल, वो छोटे छोटे पार्टिकल की फॉर्म में आपकी एयर में सस्पेंडेड SPM या सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में आपको दिखेगा। और ये SPM के जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे वो सारे यहाँ पर भी आपको दिखेंगे। ठीक है, क्लियर? एंड देन फिर लॉन्ग टर्म में अमोनिया रिएक्ट करेगी। आपने उसमें भी देखा था नाइट्रोजन साइकिल में कि कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया है वो अमोनिया को नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? तो सॉइल में तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बहुत यूजफुल है सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। बट जब ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये परकोलेट करके या लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं या वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, तो फिर ये ट्रिगर करते हैं यूट्रोफिकेशन, एंड इट इज अ वेरी सीवियर इंटरनेशनल वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। वाटर में जैसे ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स जाएंगे, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, लेक, पॉन्ड, ओशन, कहीं भी जाएं, दे विल ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन। और एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, द यूट्रोफिकेशन इज वेरी सीवियर इंटरनेशनल वाटर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। जितना पॉल्यूशन सीवियर हैवी मेटल्स की वजह से नहीं आ रहा है, वाटर पॉल्यूशन हैवी मेटल्स जितना नहीं कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम यूट्रोफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे ये नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, इनके क्या हेल्थ इम्पैक्ट्स है? कैंसर, हाँ, सबसे बड़ा जो कॉज है वाटर पॉल्यूशन का यूट्रोफिकेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। मैं वो डाटा मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इतने % इंटरनेशनल वाटर बॉडीज आर सफरिंग फ्रॉम यूट्रोफिकेशन प्रोसेस पॉल्यूशन। और ये यूट्रोफिकेशन के भी क्या इम्पैक्ट्स हैं? नाइट्रेट एंड नाइट्रेट पानी में मिल जाते हैं तो क्या क्या बीमारियां आपको देते हैं वो आप देखेंगे, लाइक ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना, लाइक कैंसर, है ना, ये सब होता है। ये है आपका अमोनिया। नेक्स्ट वन इज बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। वो पूरा डिटेल प्रोसेस से पढ़ेंगे हम। जस्ट आप एक वर्ड, आप अभी आपके सामने कॉइन कर रहा हूं मैं, जस्ट कैच इट, और धीरे धीरे सारे इसके बातें आपको पता चलती जाएंगे। इसमें वोलेटाइल भी मैंने रखा है क्या? लेड, स्मॉग, हाँ, बेंजीन एंड इट्स कंपाउंड। बेंजीन इज अ काइंड ऑफ कार्बनिक, है ना, कार्बनिक कंपाउंड, है ना, कुछ ऐसा होता है ना, साइक्लिक, इसको साइक्लिकल एरोमेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है ना, ऐसा कुछ होता है। हर एक वर्टेक्स पे इसका एक कार्बन एटम होता है, बट अगेन मैं फॉर्मूलाज में आपको ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा। साइक्लिकल एरोमेटिक कंपाउंड्स, वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं।
साइक्लिकल एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड देन एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बताते हैं। बेंजीन के जितने भी कंपाउंड लाइक बेंजीन, बेंजोपायरीन, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट दो जो कंपाउंड्स है, दोज आर बेंजीन एंड बेंजोपायरीन। ठीक है। वोलेटाइल में भी बहुत सारे आते हैं, है ना। वो उनमें आपको कौन से होते हैं से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि कौन से नहीं होते, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन एंड बेंजोपायरीन, जो इंडिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहे हैं। ये एक नाम है बेंजीन के डेरिवेटिव्स का ही, साइक्लिकल या पॉलीसाइक्लिकल एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है। बट आपको ध्यान रखना है बेंजीन कंपाउंड्स। इसके अलावा एक वर्ड और आपको देखने को मिलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी इसी कैटेगरी में हम स्टडी कर लेते हैं। ये इस पूरी कैटेगरी को मैं एक अम्ब्रेला टर्म देना चाहूं, सो आई विल गिव इट अम्ब्रेला टर्म हाइड्रोकार्बन्स। ये एक अच्छा वर्ड है, हाइड्रोकार्बन्स, जो आपको अलग अलग सोर्सेस से रिलीज होते हुए दिखेंगे। लाइक आपके व्हीकल्स से बेंजीन बेंजोपायरीन रिलीज होता है व्हीकल्स एमिशन में। जाइलिन एंड टोलुइन, ये भी व्हीकल एमिशन से रिलीज होता है। दीज आर ऑल्सो बेंजीन कंपाउंड एंड वेरी सीवियर पॉल्यूटिंग कंपाउंड, पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स इन इंडिया। सो इनके सोर्सेस क्या है उनके बारे में बात करें, सो टोलुइन एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेंट थिनर के फॉर्म में यूज किया जाता है। एंड ऑक्टेन बूस्टर, जो जाइलिन एंड टोलुइन है वो ऑक्टेन बूस्टर की फॉर्म में यूज किया जाता है, स्पेशली टोलुइन। अभी ऑक्टेन बूस्टर क्या होता है, जो आपके व्हीकल इंजन्स होते हैं वो, उनमें अगर लो ग्रेड फ्यूल डाला जाता है या इंजन में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सम टाइम इंजन के पिस्टन के मूवमेंट और फ्यूल का जो ड्रॉप है, उसका कंब्यूशन हो रहा है, उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है और फ्यूल प्रॉपर्ली जल नहीं पाता है, उससे पहले ही एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस वजह से इंजन बहुत ज्यादा आवाज करता है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग, नॉकिंग ऑफ इंजन। और इंजन के एग्जॉस्ट से बहुत ज्यादा डार्क स्मोक निकलता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्यूल में जो है टोलुइन नाम का जो बेंजीन डेरिवेटिव या बेंजीन कंपाउंड है वो डाला जाता है। नहीं नहीं, कैस्ट्रोल इज ए ल्यूब्रिकेंट, वो पेट्रोल पंप में मिक्स ही रहता है ना। कैस्ट्रोल इज ए ल्यूब्रिकेंट। वो इंजन में नॉकिंग यानी आवाज होती है, और वो आवाज क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्री कंब्यूशन, टाइम से पहले ही आपका फ्यूल, पिस्टन पूरा प्रेस हो ही नहीं पाया, आपका फ्यूल कंब्यूट कर गया, तो पिस्टल को पूरा टच करने से पहले, अपना साइकिल पूरा करने से पहले वो पीछे हट गया। सो इसकी वजह से एक तो फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आ पाती है, और पिस्टन ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो साउंड करता है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। तो इट इज, इसके लिए क्या करते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या उसके ऑक्टेन नंबर को, जो उसके एफिशिएंसी को इंडिकेट कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए इसमें टोलुइन नाम का एक बेंजीन कंपाउंड डाला जाता है। सो आपका फ्यूल्स, हाँ, तो आपका इंजन फ्यूल एफिशिएंट हो गया है, साउंड नहीं कर रहा है, ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं दे रहा है, ये तो हो गया। बट जो एग्जॉस्ट दे रहा है उसमें टोलुइन के पॉल्यूशन, टोलुइन मिक्स होगा। सो ये आपका फ्यूल एफिशिएंसी के लिए यूज होता है, बट इंजन एग्जॉस्ट में निकलेगा। सेकंड, पेंट थिनर के लिए इसको यूज किया जाता है, लेकिन सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। पेंट थिनर के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली जाइलिन नाम का एक बेंजीन डेरिवेटिव है, टोलुइन, यस, दिस इज यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस, सॉल्वेंट, रबर एंड लेदर इंडस्ट्री। जाइलिन इज यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस, जो इंक सॉल्वेंट होता है उसमें यूज होता है। रबर एंड लेदर इंडस्ट्री में भी सॉल्वेंट के रूप में के फॉर्म में ये यूज होता है। हाँ, पेंट जो होता है ना, उसमें से एक स्मेल आ रही होती है, तो उसमें कुछ कार्बोनिक
सॉल्वेंट्स मिलाए जाते हैं ताकि पेंट लिक्विड फॉर्म में रहे, अदरवाइज वो सूखता हुआ चला जाता है तो बॉक्स में। फिर जब आप उसको कर देते हैं तो वो थिनर सारे एवोपरेट हो जाते हैं और वो आपकी वॉल पे या जो भी सब्सटेंस पे आप जिस भी चीज़ पे आपने किया है, सरफेस पे किया है, वो उस पे हो जाएगा। सो ज़ाइलिन, टोलुइन, स्टाइरिन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहाँ यूज हो रहा है? सो पार्ट्स ऑफ वेरियस रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव ओवंस, कंप्यूटर्स, इनके पार्ट्स बनाने के लिए जो एक स्टाइरिन को यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेंजीन, आप बेंजोपायरिन, बेंजोपायरिन ये व्हीकल एग्जॉस्ट में प्रोड्यूस होता है। व्हीकल एग्जॉस्ट में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? क्रूड ऑयल, सिगरेट स्मोक, सिगरेट में जो निकोटीन है इट इज ऑल्सो ए कार्बोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो सिगरेट स्मोक में भी बेंजीन डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड वोल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स, पेट्रोलियम में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सो दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ बेंजीन और अदर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एमिशन। इसका इंपैक्ट क्या होगा? अच्छा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये और आप ध्यान रखेंगे, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो दोज कंपाउंड्स which remain in liquid or solid state in normal temperature but at a specific temperature, usually 50 degree Celsius to 260 degree Celsius तक वेरी करते हुए they convert into gas। सुनिए, वो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, गैस एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। सॉरी, ये टेम्परेचर गलत है, रूम टेम्परेचर पे ये जो है एवोपरेट हो जाएंगे और एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। एंड दे टेक पार्टिसिपेशन इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। एटमॉस्फेयर में जाकर के ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे। सो रूम टेम्परेचर पर ये एवोपरेट होंगे, एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगे एंड देन दे विल टेक पार्टिसिपेशन इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से हैं? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऐसे हैं, एक्सेप्ट व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, कार्बाइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम, अमोनियम कार्बोनेट। दीज सब्सटेंस, ये कार्बोनिक सब्सटेंस है, इनको छोड़ करके ये क्वालिटी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेगा, ये क्वालिटी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हुआ? मैं फिर रिपीट करूं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट हो जाते हैं और फोटोकेमिकल एक्टिविटीज में, एटमॉस्फेरिक फोटोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी रिएक्शन जो सनलाइट में एटमॉस्फेयर में हो रही है, जैसे स्मोक का बनना, ग्राउंड लेवल ओजोन का बनना, ओजोन डिप्लेशन। तो मैं फिर से रिपीट करते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। दोज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which evaporate at room temperature and take part in photochemical reactions in atmosphere, except carbon dioxide, carbon monoxide, carbonic acid,
प्लस कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स ऑफ मेटल्स, कार्बोनेट एंड कार्बाइड्स ऑफ मेटल प्लस अमोनियम कार्बोनेट। इनको छोड़ के ये जो भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फोटोकेमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर एवोपरेट होके, दोज आर कंसिडर्ड एज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर कुछ एक्सक्लूड किया गया है, और ये जो एक्सक्लूड किया गया है फ्यूचर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें इन चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। तो एटलीस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि आप ऐसा कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर बनता है सो यू कैन हिट इट, बिकॉज वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट इन इंडिया। ठीक है, इनके सोर्सेज क्या हैं आपने देख लिए। मेजर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स या बेंजीन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं देख लिए हैं, सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। एंड नाउ आ सकता है, एक मुझे दिव्य ज्ञान मिला, सो मुझे लगा कि ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी कंट्रीज को प्रोवाइड की गई है। सो इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, और आते भी हैं। आपको होलिस्टिक नॉलेज रखनी है, एंड देन फिर आपको अपने कॉमन सेंस से, मैं अपनी साइंस एंड टेक की क्लासेस में भी कह चुका हूं, आपको अपने नॉलेज रखनी है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, एंड देन फिर क्वेश्चन का आंसर डिराइव करना है। जैसा कि आपने अभी PYQs में देखा भी था, सारे क्वेश्चन सीधे सीधे कोई नहीं थे फैक्चुअल, आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करने के बाद ही पता चल रहा था। सो अब इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ हैजार्ड्स क्या है? तो हेल्थ हैजार्ड ये है कि ऑल दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर करती है ना। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर एक लिमिट तक आप करेंगे सो आपको कैंसर देगा। इवन एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, जो पेट्रोल पंप एम्प्लॉइज होते हैं वो लंग कैंसर बहुत ज्यादा होता है। पेट्रोल पंप में पेट्रोल वेपर, डीजल वेपर आपको इजीली प्रिवेलिंग मिलेगी, बहुत कंसंट्रेशन हाई होता है वहां पे। सो उस वेपर में जब वो लोग सांस कर रहे होते हैं सो उनको लॉन्ग टर्म में कैंसर होता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच रहे हैं, सिगरेट स्मोक में आप देख रहे हैं, है ना। ये सारे जब बेंजीन कंपाउंड सिगरेट स्मोक में आपको मिल रहे हैं सो आपको लॉन्ग टर्म में कैंसर दे रहे हैं। ठीक है, ये है। इसी तरह इंडोर एयर पोल्यूशन में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंडोर दो तरह के एयर पोल्यूशन होते हैं, दैट इज वन इज आउटडोर एंड वन इज इंडोर। तो आउटडोर में तो जो बाहर है उसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। इंडोर में ज्यादा क्या है, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। क्यों? आपका प्रिंटर से निकल रहा है, आपका जो पेंट हो रहा है, लकड़ी, इन सब में जो पेंट यूज हो रहा है उसमें है, इवन जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स है उनमें है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन में हाइड्रोकार्बन्स मेजर रोल प्ले करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आउटडोर में भी करेंगे लेकिन वो जो क्वांटिटी में कम होंगे, बट आपको देखेंगे बहुत सीवियर रोल प्ले करेंगे। ये क्लियर हो गया? सो आपको सोर्सेज ध्यान रखने हैं, एंड कैंसर, एंड हाँ दूसरा इंपैक्ट में बताना, सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ बैड ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन या बैड ओजोन को बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं। दिस आर ऑल्सो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। देन लेड, अगेन सोर्सेज पेट्रोल एंड डीजल। इसमें एक एंटी नॉकिंग एजेंट मिलाया जाता था और आज भी मिलाया जाता है, बट अब उसको कम कर दिया गया है, दैट इज टेट्रा एथिल लेड। सुना है नाम? टेट्रा एथिल लेड, ये भी एक एंटी नॉकिंग एजेंट
जिसको पेट्रोल में और डीजल में मिलाया जाता था टू ओवरकम द नॉकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो बताया कम्बिशन में। ठीक है, सो ये जो टेट्राएथिल लेड जब कम्बिशन होगा उस फ्यूल का, तो फिर टेट्रा जो लेड के जो पार्टिकल्स हैं कम्बिशन के बाद वो गाड़ी के एग्जॉस्ट से बाहर निकलेंगे एंड देन फिर वो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में। बट वो पार्टिकुलेट मैटर कुछ अलग इंपैक्ट दिखा रहा था, इसके इंपैक्ट और ज्यादा सीवियर होंगे क्योंकि ये एक हैवी मेटल है। हैवी मेटल, हैवी मेटल जिनका हाई एटॉमिक मास होता है आपकी पीरियोडिक टेबल में, और उनका जो डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। इससे या इससे ज्यादा होता है, दोज मेटल्स आर कंसिडर्ड एज हैवी मेटल्स। उन वो पॉइजनस। और दूसरा हैवी मेटल की एक तो ये कि उनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा होना चाहिए, दूसरा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक उसका डेंसिटी होना चाहिए, प्लस वो पॉइजनस इफेक्ट दिखाता हो ह्यूमन बॉडी पे। दोज आर एनलिस्टेड एज हैवी मेटल्स। तो उसमें एक हैवी मेटल कौन सा निकल रहा है जो एग्जॉस्ट एयर पॉल्यूटेंट है, दैट इज लेड। और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनको हम वाटर पोल्यूशन में स्टडी करेंगे। ठीक, उनको हम किस में स्टडी करेंगे, वाटर पोल्यूशन में। अभी एयर पॉल्यूटेंट में एक हैवी मेटल है दैट इज लेड, और वो क्या से निकलता है, यूजुअली व्हीकल एग्जॉस्ट में। लेड बैटरीज में पाया जाता है। सो बैटरी जब एक्सपायर हो जाती है तब ये, या फिर उनको जलाया जाता है तब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। पेंट्स में यूज होता है, हेयर डाइज में यूज होता है। टेट्राएथिल लेड का मैंने आपको बता ही दिया है, एंटी नॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। एंड इसका इंपैक्ट क्या है, तो एक ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की तरह बिहेव करता है। सो ऑल द हैजार्ड्स गिवन बाय सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर्स विल बी कॉपीड हियर, यहां पर आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि एक हैवी मेटल है सो ये पॉइजनस होता है। एक डस्ट पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, एक डस्ट पार्टिकल और ये बराबर नहीं होंगे। वो सारे हैजार्ड तो देगा ही देगा ये, बट ये आपके किडनी एंड लीवर एंड रेड ब्लड सेल्स इनको इंपैक्ट करेगा। किडनी, लीवर एंड रेड ब्लड सेल्स को इंपैक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करेगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर गिव्स टू लीड्स टू कैंसर। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लीड्स टू कैंसर। इसके अलावा लेड, हालांकि ये यहाँ ठीक है, ये एज ए कंटामिनेंट, वाटर कंटामिनेंट में डिस्कस करना है, वैसे वहीं करेंगे, ये वहीं इसको छोड़ देते हैं। वाटर कंटामिनेंट में फिर ये आपको जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देता है जो बच्चों में पाए जाते हैं, बट वो एज ए फूड और वाटर कंटामिनेंट। और ठीक है, यस यस, सो वो सॉइल पोल्यूशन की वजह से आया था लेड। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, तो अब प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स में कोई भी बात आपको करनी हो, कोई सवाल तो क्या बनता होगा, मेरे हिसाब से सब समझ में आ रहा है आपको। कोई सवाल? क्लियर? हाँ आ रहा है, ओके। अब हम एंटर करते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में। तो व्हाट आर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स? दोज पॉल्यूटेंट्स व्हिच आर produced by various chemical reaction of primary pollutants। प्राइमरी pollutants में वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है, उससे बनते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से होते हैं? यस, अमोनियम सॉल्ट सेकेंडरी में आ जाएगा। मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। नाइट्रोजन ऑक्साइड से, हाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, हाँ बिल्कुल अब आएगा, अभी अभी क्लियर हो जाता है। यस, अब देखिए क्लियर कर देते हैं अभी आपको। नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ HNO3 नाइट्रिक 2 नाइट्रस। ठीक है, प्राइमरी में नहीं, ये सेकेंडरी में आएंगे ना।
लेकिन फाइनली वो जो कन्वर्जन होगा उसका ऑक्सीडेशन होकर के कन्वर्जन होगा वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा आपका नाइट्रिक, सॉरी 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 सॉरी, क्या पूछा आपने सवाल फिर से बोलिए। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड में फर्क क्या होता है? हाँ मैं नाइट्रिक एसिड इमेज, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, वन नाइट्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम। नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O, दैट्स द डिफरेंस। और नाइट्रोजन डाई NO2। मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। तो ये सब उसमें भी आएंगे प्राइमरी? यस दो चीज का रिएक्शन। यस, राइट राइट राइट। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे कंसंट्रेट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को जाने देते हैं, क्योंकि अभी ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो आपके व्हीकल एग्जॉस्ट है, सपोज करें दिल्ली में है हम, अब आप ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी का डाउट क्लियर हो जाएगा। दिल्ली में है हम और आपके पास बहुत बड़ा ट्रैफिक है और फिर थर्मल पावर प्लांट भी काम कर रहा है। सो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज ए प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनाए, आपके व्हीकल में हाई टेम्परेचर कंबशन हो रहा है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बन रहा है, जहां पर ऑक्सीजन के एक एटम नाइट्रोजन के एक एटम के करस्पॉन्डिंग या सॉरी नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, क्योंकि आपके व्हीकल से डायरेक्ट निकल रहा है वो। दैट्स वाई अभी क्या हो, ये व्हीकल एग्जॉस्ट है, व्हीकल एग्जॉस्ट है ये। ठीक है, ये व्हीकल एग्जॉस्ट से निकल रहा है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये दिल्ली है आपका व्हीकल। आप बार बार इसको तो नहीं देख रहे ना, इस डायग्राम से कंफ्यूजन आ रहा हो आप लोग, जब मैं डिस्कस करूंगा। सो आपका व्हीकल एग्जॉस्ट है तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ गए, तो ये कौन सा पॉल्यूटेंट हुए अभी, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, देन ये जो नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देगा। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां पर क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये बन गया ना हाई टेम्परेचर में, ओके। अभी आपके एटमॉस्फेयर में आ गया और ये एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अब रिएक्ट कर लेगा। अब बॉन्ड टूट चुके हैं नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूल के, अब आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। अब ये नाइट्रोजन एटम ना होकर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ना होकर के एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है, ये जाकर के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एंड देन आपको दे देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। रिएक्शन से डरना मत, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और ये जो है NO2, ये फोटोलाइसिस करेगा, या फिर साधारण शब्दों में कहूं तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ये रिएक्ट करेगा या ब्रेक डाउन होगा सॉरी सॉरी, ये 2 की जरूरत नहीं मुझे, ये ब्रेक डाउन होगा NO प्लस O। यहां पे मैंने ऊपर ये गोला लगाया है, मींस नो नो, हाँ, जीरो वैलेंसी मींस इट इज ए फ्री रेडिकल, इट इज ए फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये फ्री का मतलब ये फ्री है, किसी के साथ भी जाकर रिएक्शन करने वाला, हाईली रिएक्टिव होता है, फ्री है, हम किसी के साथ भी जाकर रिएक्शन करेंगे। हाँ, और ये O2 के साथ रिएक्शन करेगा आगे जाके और ओजोन बना देगा। तो अब आपको समझ में आया कि यहां पर व्हीकल एग्जॉस्ट की फॉर्म में तो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, बट ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और अल्ट्रावायलेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे, ये अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होंगे तो ये दोनों ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की फॉर्म में भी आपको दिखाई देने लगेंगे। टूटा ना, फाइनली फोटोकेमिकल रिएक्शन हुआ ना, एक कंपाउंड टूट करके दो दे रहा है,
कुछ दो प्रोडक्ट दे रहा है, तो रिएक्शन तो हुई है। ये बना ना, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपको ये दे रहा है। यस, फॉर्मूला बता दिया ना, बार बार क्यों बताऊं। इसको केमिस्ट्री क्लास मत समझिए, जस्ट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये दोनों प्राइमरी भी है और स्मोक के अंदर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के फॉर्म में भी आपको दिखाई देंगे। यहां तक रिएक्शन क्लियर हो गई? ओके। अब ये जो बना है, ध्यान दीजिएगा, सपोज ये जो है और जो ऑलरेडी बना हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये दोनों आपका व्हीकल एग्जॉस्ट में हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद थे, है ना, बेंजीन, ओके, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स भी व्हीकल एग्जॉस्ट में निकल रहे हैं। तो अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की फॉर्म में बना होगा या व्हीकल एग्जॉस्ट में बना होगा, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन्स के साथ, प्लस ऑक्सीजन भी रहेगा वहां पे एटमॉस्फेरिक, और आपको रिएक्शन में दे देगा पेन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन जब एटमॉस्फेयर में होगी तो आपको पेन मिलेगा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ये भी क्या हुआ, एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हुआ। ओके, यहां तक क्लियर? हाँ, कोई भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है तो एक ही चीज ना। अब ये पहले पैदा हुआ तो ये प्राइमरी बोल दिया मैंने, ये बाद में पैदा हुआ तो ये सेकेंडरी बोल दिया। फाइनली किसी इनमें से कोई एक जाकर के इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और एक वेरी डेंजरस सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देगा, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में मैं कहूंगा PAN। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है। अगेन आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ होता है, लाइक C2H3N, वो आपको याद नहीं करना है। फिर अगेन मैं आपको नोट नहीं करूंगा ताकि आप स्ट्रेस में नहीं आए, है ना। बट आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, कहां से आ रहा है ये याद रखना है। अगेन ये जो रिएक्शन आपने देखी, यहां पर एक ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल बना था, ये फ्री रेडिकल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जाकर के एड ऑन होगा और आपको दे देगा O3। ये O2 के साथ ज्वाइन करेगा। ये हाईली रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन का एटम अगर मॉलिक्यूल इसको जैसे ही मिलता है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होता है और ओजोन बना देता है। और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चल रही है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में भी ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। और ये क्यों होता है? यहाँ पर यूवी रेज मौजूद है इसलिए। यस, ओजोन बना। यूवी रेज में उतनी एनर्जी होती है कि वो मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ देती है और फिर उनको रीअरेंज करवा देती है। उसकी रेज एनर्जी, फोटोन एनर्जी की वजह से, टेम्परेचर नहीं है, फोटोन की जो एनर्जी है यूवी रेज के, उसकी वजह से हो रहा है। लाइट चाहिए, लाइट, इट विल, इसको करवाने के लिए लाइट चाहिए। नाइट में ये रिएक्शंस नहीं होती है। सुबह 6 बजे शुरू होती है, जैसा टाइमलाइन यहाँ पे दिया है, 6 पे शुरू होती है, देन फिर ये इवनिंग तक जाकर के कंप्लीट हो जाती है और फिर ये रिएक्शंस होना बंद हो जाती है। फिर ये जो पॉल्यूटेंट बन गए ये प्रिवेल करेंगे आपके एटमॉस्फेयर में। हाँ, रीअरेंजमेंट तो होगा ना, एक बार बॉन्ड्स टूटेंगे फिर रीअरेंजमेंट होता है ना। ठीक है, और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में चल भी रही है। वो कैसे हो रही है वो हम देखेंगे। हाँ, O2 स्टेबल होती है। हाँ, यहाँ पर यूवी की वजह से, और एक ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल होता है, ये हाईली रिएक्टिव है।
तो ये जाकर के उसको करवाएगा रिएक्शन। सिमिलरली जैसे नाइट्रोजन इज स्टेबल बट हाई टेम्परेचर मिल जाता है तो वो होगा। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स अगर आ जाते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो वो स्टेबल को भी अपनी रिएक्शन में ले लेते हैं, है ना। फ्री रेडिकल की स्पेशलिटी ये, ओजोन लेयर डिप्लेशन में भी आप देखेंगे फ्री रेडिकल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो ओजोन के बॉन्ड्स को भी तोड़ करके एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को अपने साथ ज्वाइन कर लेंगे और बाकी को ऑक्सीजन बना के छोड़ देंगे। ऐसे होता है बिल्कुल, अभी हम ओजोन लेयर डिप्लेशन में देखेंगे। तो फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, आप रिलीज करेंगे तो फ्री रेडिकल और भी तो दूसरे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट डालेंगे ना। आप अगेन पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करना ज्यादा मुश्किल काम होता है एज कंपेयर टू आप पॉलिसी सॉल्यूशन ले आए कि आप इनको कंट्रोल कर लेना। फ्री रेडिकल रिलीज करके तो आप और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत सारी अदर केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करेंगे और नए तरह के कंपाउंड्स लेकर आएंगे, है ना। आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं दैट इज इंजीनियरिंग सॉल्यूशन, लेकिन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनके साइड इफेक्ट बहुत सीवियर होते हैं। जैसे कि रेन प्रॉब्लम है, तो वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, वाटर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन करें। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करेंगे तो आप आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे तो हो सकता है फ्लड आ जाए, जैसा कि दुबई में हुआ भी। सो आप इंजीनियरिंग सॉल्यूशन से पहले सिंपल सॉल्यूशन पे जाएंगे, पॉलिसी बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आए, ठीक है। हाँ, वो जो रिएक्शन है वो हो चुकी, तो जो पॉल्यूटेंट बन चुके हैं वो तो प्रिवेल करेंगे ही आप में। जो फ्री रेडिकल अब ऑक्सीजन के पास नहीं आएगा, लेकिन फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव है तो वो कुछ और ढूंढेगा, वो कोई और रिएक्शन करवा देगा, वो ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में बना नहीं रह सकता है, वो कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, कुछ और करेगा या फिर प्रिवेल करेगा, लेकिन यूजुअली वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करवा लेगा। हाँ, वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बताते हैं सॉल्यूशन भी। तो ये जो धुंधला धुंधला धुआं है दैट इज कॉल्ड हेज। सो वी हैव टू टाइप ऑफ हेज। अगर आपका फॉग है, फॉग कैसे बनेगा? आपके एटमॉस्फेयर में ये सारे पोल्यूटेंट्स होने चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। स्मोक के लिए, सॉरी, स्मोक के लिए नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर में। फॉग मौजूद होना चाहिए, वाटर वेपर होनी चाहिए ताकि उसको बेस मिले केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए, एंड सनलाइट होनी चाहिए। अगर क्लियर सनलाइट मिल रही है सो आपका स्मॉग फॉर्मेशन हो गया। तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट मौजूद है स्मॉग में, अब आप एक एक करके एनलिस्ट करेंगे, फिर हम बताते हैं हेज कितने तरह के होते हैं। कौन कौन से पॉल्यूटेंट आपके स्मॉग में मौजूद है, मैं रेड कलर से लिख देता हूं। फर्स्ट आप बोलेंगे NO2, राइट। NO2 सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे, है ना। NO2, NO एंड पेन एंड ओजोन। These four pollutants are present in, बन गया ना यहाँ पे, फिर से भी तो बन रहा है मतलब, और सेकेंडरी के फॉर्म में मिलेगा, सारा यूज नहीं हो रहा है। एंड along with ये तो केमिकल कंपाउंड्स हुए, along with पार्टिकुलेट मैटर्स, ये सब मिलकर के आपको बनाकर दे रहे हैं स्मॉग। अब अगर स्मॉग को प्रॉपर सनलाइट मिल रही है तो वो ज्यादा NO2 बनाएगा, और NO2 का कलर होता है ब्राउन। सो इफ द स्मॉग इज रिसीविंग प्रॉपर सनलाइट, so it will convert into brown color smog, and this is called brown haze. And why it is brown? Because of high quantity of nitrogen dioxide. और अगर रिएक्शन नहीं हो पा रही है, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, so it will give gray haze.
ग्रे हेज। ब्राउन कलर आपको ठीक से नहीं मिलेगा, ग्रे कलर में वो हेज दिखाई देगी। तो अगर क्लाउडी सीजन आ गया है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो ग्रे हेज आएगी। तो जैसे सुबह होगी तो ग्रे होगी, लेकिन जैसे सनलाइट पड़ेगी उस पर, वो धीरे धीरे ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्मोक, ग्रे एंड ब्राउन। इन इंडिया वी हैव ब्राउन स्मोक, इंडिया में यूजुअली ब्राउन स्मोक होता है। ये तो सिर्फ जो कार से जो निकलता है पोल्यूशन, ये तो उसका रिएक्शन है तो कार इज ए एग्जाम्पल। हमारे पास कार्स भी हैं, स्टबल बर्निंग भी है। स्टबल बर्निंग से कौन सा केमिकल मिल रहा है? स्टबल बर्निंग से भी आपको सब मिल रहा है। देखिए, स्टबल बर्निंग से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, स्टबल बर्निंग से आपको हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं, है ना, बायोमास बर्निंग से निकल रहे हैं ना। हाँ, क्लियर, सबको क्लियर। इंडिया में यूजुअली जो दिल्ली में है ब्राउन हेज, क्योंकि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारे पास सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है ना। वी हैव ब्राउन हेज। जाइए आप दिल्ली, आपको खूब देखने को मिलेगी। ठीक है। सो अगेन आई एडवाइज यू, डू नॉट कॉट इन टू द फॉर्मूलाज। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। फाइनली आपका फाइनल रिजल्ट ये चार हैं। ऐड करना चाहे तो PM10 एंड 2.5 बाद में आप इंग्रेडिएंट डाल करके स्वाद को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये है आपका स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग फॉर्मेशन के साथ ही आपका कवर हो गया है ट्रॉपिकल ओजोन, सॉरी टोपोग्राफिक ओजोन फॉर्मेशन, या ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन, या बेड ओजोन फॉर्मेशन। बस यही ग्राउंड लेवल ओजोन है। वो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, वो गुड ओजोन है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बट ये हमें नहीं, वो अलग बनेगी, वो हम देखेंगे अभी। सो अब हैजार्ड्स की बात या इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? जगह है यहाँ पे कुछ, इसे कर दूं मैं, हटा दूं? चलिए यहाँ बना लेते हैं, यहाँ जगह है ना इम्पैक्ट्स। अच्छा, चलिए एक स्लाइड ले लेते हैं, अब ये सुविधा हमने ली है। हाँ, गुड। अरे प्लेन स्लाइड कहाँ से? हाँ, ये हाँ 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 हाँ, बोलिएगा क्या? ले लो आप, इसमें स्टोर है, आप जाके पेन ड्राइव अपनी लगा के ले लो। तो मैडम से क्या देते हैं आज? अब मैं, ये मैंने इनकी कंप्यूटर में डाल दी है, सो इनकी प्रॉपर्टी हो गया। मैं वो खुद ही मैं कह दूंगा, मैम आपको प्रोवाइड कर दें, मैं कह दूंगा। तो हाँ, मैं कह दूंगा। हाँ, सेव करेंगे, कीप, लास्ट में कीप पे बटन करता हूँ, है ना। वो तो हमारी पुरानी आदत है पुरानी आदत है, हमारी पिछली इंस्टीट्यूशन की आदत, क्योंकि वो एड टेक थी तो इसलिए व्हाटएवर, है ना। हाँ, वो सेव करवाते ही थे, वो PPT एनोटेशन लेते ही थे। हालांकि मेरी एनोटेशन किसी ज़्यादा काम की नहीं होती है हैंड राइटिंग की वजह से, बट लोग निकाल लेते हैं उसमें से कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। हाँ, इसमें एक्चुअली मेमोरी हुक्स होते हैं, है ना। वो जो डिज़ाइन भी बनाया है मैंने, वो देख करके आपको बोली हुई बात याद आ जाएगी। चलिए अब इसके इम्पैक्ट्स की बात करें। सो नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के इम्पैक्ट्स क्लियर है, पहले पढ़ चुके हम। ओके, सो अब हम डिस्कस किस के इम्पैक्ट्स करने। वन इज पेन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एंड ओजोन, इनके बारे में बात करनी है। सो जो ये पेन है, ये इसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, कार्सिनोजेनिक है। सो कैंसर, कैंसर कॉजिंग, फॉर स्पेशली फॉर लंग कैंसर। और ये क्या करता है, जब हम इसको इनहेल कर लेते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाकर के, ये फाइनली सेल रेस्पिरेशन को इंटरफेयर करता है। सेल रेस्पिरेशन को इंटरफेयर करता है, इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या मेटाबॉलिज्म को ये हैम्पर करता है या डिस्टर्ब करता है। सो लॉन्ग टर्म में ये आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से रिलेटेड डिजीजेज आपको देखने को मिलेगी, डिजीनेस, और बढ़ते बढ़ते वो डायबिटीज तक पहुंचती है। और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इसका कैंसर क्रिएट करता है, फ्रॉम योर लंग कैंसर टू ब्लड कैंसर तक ये ट्रिगर करता है। सो ये इट इज वेरी डेंजरस कार्बनिक कंपाउंड। हाँ, एंड ऑक्सीजन, हाँ ठीक है, ये होता है। सो इसके अलावा फोटोसिंथेसिस को हैम्पर करता है। फोटोसिंथेसिस को हैम्पर करता है दिस। एंड जो हमारा ओजोन है वो क्या करता है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर, मेटाबॉलिज्म सेम। इसके अलावा करोजन करता है। ह्यूमन में ये लॉन्ग टर्म में कैंसर करता है। इसके अलावा लंग्स में और शॉर्ट टर्म एक्सपोजर इसका आपका लंग्स एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इरिटेशन और जो है इन्फ्लामेशन करता है, और लॉन्ग टर्म में ये कैंसर करता है। पॉइजनस इफेक्ट करता है, ये टॉक्सिक होता है, एंड लॉन्ग टर्म में ये करोजन करता है। करोजन मीन्स आपका जो भी सरफेसेस होती हैं उनको करोड करता है, उनको धीरे धीरे उनका इरोजन करता है, लाइक पत्थर, स्पेशली रबर टायर्स को। इसके अलावा भी बहुत सारा करोजन करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट टायर्स पे आता है। टायर्स की जो एज होती है वो कम होने लग जाती है, टायर जल्दी जल्दी करोड होते हुए, ओजोन की वजह से। ओजोन इज ए हाईली रिएक्टिव गैस, ये ऑक्सीडाइजर है बहुत अच्छा। सो टायर के रबड़ के साथ ऑक्सीडेशन करवा देता है उसका। सो ये टायर ही नहीं बाकी सरफेसेस को भी करता है, प्लांट लीव्स को, है ना, प्लांट लीव्स, वेजिटेशन को। हाँ, वेजिटेशन, हाँ, फोटोसिंथेसिस को हैम्पर करता है, और ये आपका क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है ना। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो होती है पेड़ की, जो लीव्स होती है, येलो पड़ने लग जाती है। तो ये भी इसका इम्पैक्ट है, फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल को, और ये वेजिटेशन को भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है। दिस इज इम्पैक्ट ऑफ ओजोन। नेक्स्ट, एसिड रेन। हटा दूं इसे। देखिए ओजोन का हमने डिस्कस कर लिया, इची, वाटरी आइज, एंड ठीक है, लॉन्ग टर्म में न्यूमोनिया एंड कोल्ड। इकोसिस्टम जो है उसको इम्पैक्ट करता है बाय द डिस्ट्रॉइंग योर वेजिटेशन। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज एसिड रेन। ये एक्चुअली मैं वो करता हूँ, पीपीटीज को ऊपर से कॉपी करता हुआ लाता हूँ, तो कई बार उसका कंटेंट रह जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन के लिए दो प्राइमरी पोल्यूटेंट हमको चाहिए होते हैं, उसकी वजह से एसिड रेन होती है। दीज आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। इनके बारे में बात करते हैं, कैसे होता है ये। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगी वाटर वेपर के साथ, एटमॉस्फेयर में जाएगी, देन फिर क्लाउड्स में जो वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट करती है। ये देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, देन इट विल गिव टू सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है इसका एक मॉलिक्यूल जाएगा, विल रिएक्ट विथ वाटर, विल गिव टू H2SO4। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। सो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये रेन के साथ या ड्राई पार्टिकल्स के साथ सेटल होगा या डिपॉजिट होगा, लैंड तक पहुंचेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। अभी रुकिएगा। एंड अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सो NO2
will react with water and oxygen will gives to 4HNO3 means नाइट्रिक एसिड। आपको नाम क्या याद रखने हैं, रिएक्शन अगर याद नहीं भी रहे, सो नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाएगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेगी एंड H2SO4 दे देगी। वन नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और आपको HNO3 देगी। और अगर यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड है या नाइट्रिक ऑक्साइड है तो वो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी एंड देन पहले आपको देगी वो NO2, है ना, एंड देन फिर वो NO2 यहां पर आकर वही रिएक्शन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही NO2 या तो डायरेक्टली आ जाए या तो वो इस रिएक्शन के थ्रू आए, आपको NO2 मिलेगा, NO2 वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको नाइट्रिक एसिड देगा। तो दो एसिड, these two acids are responsible for acid rain, sulfuric acid and nitric acid। हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाँ। पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड आपको देगी। नाइट्रिक एसिड तो बाय प्रोडक्ट है ना आपका फाइनल। या तो हाँ ठीक है, कंटिन्यू। यस यस, तो आपके दो एसिड रेस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब ये दो तरीके से होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ, दोनों साथ भी हो सकते हैं अगर किसी रीजन में, यूजुअली ये दोनों साथ में ही चलते हैं क्योंकि दोनों ही कंब्यूशन से आ रही हैं, सो ये दोनों एसिड मौजूद होते हैं किसी एसिड। सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेकिन कोई आइडियल कंडीशन नहीं है कि आप सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा ही। जहां पर हाई पोल्यूशन होगा वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड साथ में प्रिवेल करेंगे, तो एसिड रेन में ये दोनों एसिड साथ में होंगे। अब जो एसिड रेन होती है वो दो तरह की होती है, ये एसिड रिएक्शन समझ में आ गई। देयर आर टू टाइप ऑफ एसिड रेन, वन इज वेट डिपोजिशन, wet deposition and another one is dry deposition। Dry deposition, if the sulfuric acid and nitric acid is dissolved in water droplets and those droplets precipitated in form of rain or ice fall या snowfall, so this will be called wet deposition। स्नोफॉल या प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में अगर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के आ रहे हैं लैंड तक, सो इट विल कॉल्ड वेट डिपोजिशन, गीला है ना। और अगर ये अपने एरोजोल पार्टिकल्स बना ले, एरोजोल्स में कन्वर्ट हो जाए ये दोनों एसिड, है ना। मैंने बताया था कि पार्टिकुलेट मैटर्स सिर्फ सॉलिड से ही नहीं बनते हैं, वो लिक्विड ड्रॉपलेट से भी बनते हैं। सो अगर ये एसिड्स एरोजोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा हो जाए, सो दे विल सेटल स्लोली इन सॉलिड फॉर्म में, है ना, स्लोली सॉलिड फॉर्म में ये लैंड पर डिपॉजिट होना शुरू करेंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। कहेंगे इसको एसिड रेन ही, बट ये सॉलिड डिपोजिशन की फॉर्म में हो रहा है या ड्राई डिपोजिशन की फॉर्म में हो रहा है। So this is called dry deposition of acid rain। और अगर वो रेन या स्नोफॉल की फॉर्म में आ रहा है, साथ में रेन या स्नोफॉल के वाटर ड्रॉपलेट्स में डिसॉल्व होकर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड, यहां पर वो पार्टिकल्स बन गए हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, सल्फेट एंड नाइट्रेट्स के पार्टिकल्स बन गए हैं और वो पार्टिकल्स धीरे धीरे डिपोजिट होंगे पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में, डस्ट पार्टिकल की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन। और अगर वो रेन और स्नोफॉल में वाटर में डिसॉल्व होकर कर आ रहा है, सो दीज आर कॉल्ड पार्टिकल्स फॉर्मेशन भी हो सकता है सल्फेट एंड
यस यस, नाइट्रेट्स का पार्टिकल फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये बात आपको समझ में आ गई। एक कंफ्यूजिंग पॉइंट अक्सर आपको देखने को मिलेगा, दैट जो रेन होती है, नेचुरल रेन होती है जहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, सपोज, क्या वो न्यूट्रल होता है वाटर, उसका पीएच? रेन जो होती है, क्या उसका पीएच न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है या एसिडिक होता है? बेसिक। यस, थोड़ा सा एसिडिक होता है। और वो किसकी वजह से होता है ना? हमारे नहीं, वो नेचर में ही है, नेचुरल। एक अच्छी साफ सुथरी जगह है, सपोज अमेजन रेन फॉरेस्ट है, उसमें भी जो बारिश हो रही है वो भी हल्की सी एसिडिक होती ही है, बहुत लोअर एसिडिक होती है। अप्रोक्स मैंने नोट किया है, यूजुअली 5.6 के करीब होती है उसकी पीएच। इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एसिड रेन कहलाती है, बट फिर भी थोड़ी सी एसिडिक होती है। उसका रीज़न है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, जो क्लाउड्स में जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करेगी और कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और वो कार्बोनिक एसिड आपकी रेन ड्रॉप्स के साथ आता है, चाहे पॉल्यूशन नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, रेस्पिरेशन तो चल ही रहा है। सो रेन में रेन ड्रॉप्स आर स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू कार्बोनिक एसिड, बट उसको हम रेन एसिड रेन नहीं मानेंगे। एसिड रेन तभी मानेंगे जब उसका पीएच 5.6 से ज्यादा होता चला जाए, 4 तक हो जाता है, और उसमें नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड की वजह से कहां एसिडिफिकेशन होता है वो हम ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ेंगे, बट कार्बोनिक एसिड इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। आपको हमेशा ये दो रिएक्शन ही याद रखनी। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। रिएक्शंस को देख करके नहीं डरना है, जस्ट आपको याद रखना है कि कौन सा पार्टिसिपेंट क्या रोल प्ले कर रहा है और फाइनली क्या फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है। ड्राई डिपोजिशन में सल्फेट एंड नाइट्रेट के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड एंड उनके आयंस से, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल डस्ट पार्टिकल या एरोजोल पार्टिकल्स के फॉर्म में धीरे धीरे लैंड पर या वाटर बॉडीज पर धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं। सो यहाँ पर कोई भी वाटर इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड। कहाँ इन्वॉल्व कहाँ हुआ? सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एसिडिक पीएच शो करते हैं। वो लेकिन जो सेटल होने के बाद उस सरफेस का जो पीएच है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है जब ये सरफेस पर सेटल होंगे, सपोज सॉइल पर सेटल होंगे, तो सॉइल को एसिडिक बना देंगे। व्हाई? बिकॉज सल्फेट एंड नाइट्रेट पार्टिकल्स आर एसिडिक इन नेचर। पहले पार्टिकल फॉर्मेशन होगा, देन वो धीरे धीरे जब 10 माइक्रोमीटर से उनका साइज बढ़ जाएगा तो अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। होती है बिल्कुल बिल्कुल होती है। जैसे कोई हाईली पॉल्यूटेड रीजन है, वहां पर अभी क्लाउड्स में वाटर ज्यादा नहीं है, सो वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये पार्टिकल्स फॉर्मेशन करेंगे एंड देन फिर वो होती है। किसकी वजह से? हील, हेज की तरह से, लेकिन हेज बना रहता है, वो सेटल होता है। और बिल्कुल चाहिए। मैंने क्या कहा? नाइट्रेट एंड सल्फेट्स। हाँ, तब तो ये बन जाएगा। हाँ, ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स। वेट डिपोजिशन जो बारिश है वो दिखेगा नहीं आपको, आपके जो बारिश की जो बूंदे हैं उनका पीएच जब आप मेजर करेंगे तो वो बहुत कम होगा, यानी बहुत हाईली एसिडिक होगा, 4 तक उसका पीएच निकलेगा, और उसके इम्पैक्ट आपको दिखाई देंगे। इम्पैक्ट क्या है अब एसिड रेन के, वो देख लेते तो आपको इम्पैक्ट समझ में आ जाएंगे। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन? कहीं एसिड रेन हुई है, आप पीएच मेजर करने का आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पीएच स्केल नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वहाँ एसिड रेन हुई है? सो आप देखेंगे कि वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होने लग गया है। ठीक है,
सो एसिड रेन विल डिस्ट्रॉय वेजिटेशन। लेफ्ट साइड पे क्लाउड है वो ड्राई डिपोजिशन। हाँ राइट, ड्राई डिपोजिशन है इधर। मैंने उधर बना दिया क्योंकि मुझे भी यहाँ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो स्नो के पार्टिकल्स है, बट मैंने दोनों को पास पास बना दिया, ठीक है नहीं, स्नो के थ्रू वेट डिपोजिशन, पार्टिकल्स के थ्रू ड्राई डिपोजिशन। बस कंफ्यूज होने का कोई पॉइंट नहीं, जहां पर वो पानी में घुल गया है, सो चाहे वो पानी जमा हो स्नो बन गया हो या रेन ड्रॉप्स बन गया हो, वेट है। और अगर वो सल्फेट एरोजोल्स और नाइट्रेट एरोजोल्स बना रहा है, या सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के एरोजोल्स बना रहा है, और वो डिपॉजिट हो रहे हैं, देन ड्राई डिपोजिट सॉलिडनेस होगा, यस सॉलिड होगा। लिक्विड फॉर्म में एरोजोल है। नहीं नहीं, ऐसा समझिए एक एसिडिक डस्ट फ्लो कर रही है, एसिडिक डस्ट फ्लो कर, कहाँ क्लाउड्स, मैंने अभी बताया है, इन्होंने सवाल किया, मैंने अभी बताया कि क्लाउड्स से आता है ये सारा वाटर, जो आपकी एटमॉस्फेयर में पानी है, यहाँ भी है, हम यहाँ सांस ले रहे हैं, इसमें भी पानी है, सो वो पानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। ओके हाँ राइट। अब आपके सामने बात आती है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं? सो इट विल डिस्ट्रॉय देयर वेजिटेशन डायरेक्टली। जब वो प्लांट्स की लीफ पर गिरता है तो वहां पर उसको बर्न आउट कर देता है, और वो वेजिटेशन वहां से उसके टिश्यूज एंड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी, तो वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगा। दूसरा तरीका वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय करने का कि जब एसिड आपका सॉइल पे आके गिरेगा, सो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देगा, और वो प्लांट की रूट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगी, एंड देन फिर प्लांट, या एसिडिक सॉइल में वो प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी एसिडिट, ऐसे तो हम नींबू पानी पीते हैं उसमें भी एसिडिक होता है, बट वो इतना डेंजरस नहीं होता है, ये पूरा सॉइल की एसिडिटी को सीवियर लेवल तक बढ़ा देगा, जिससे आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल एग्रीकल्चर में भी यही होगा। सिमिलरली दूसरा इसका इंपैक्ट आएगा एनवायरनमेंट पर, जब एसिड रेन होगी, सो जब ये वाटर बॉडीज में जो पानी जाएगा तो वाटर की एसिडिटी बढ़ जाएगी, और वाटर की एसिडिटी जैसे ही बढ़ेगी एक्वेटिक लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड। मास लेवल पर फिशेज मरेंगी, मास लेवल पर एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगेंगे, ठीक है। इस तरह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम और लैंड इकोसिस्टम में इनको हैम्पर करता है। ह्यूमन लाइफ को कैसे हैम्पर करेगा ये? जो आपकी बिल्डिंग्स है उन पर जब एसिड ड्रॉप्स गिरती है तो उनका करोजन शुरू हो जाता है, ये नोट कर सकते हैं आप। इसका एक एग्जांपल भी है, ताजमहल धीरे धीरे येलो पड़ने लग गया था, सो उसको स्टोन कैंसर कहते हैं, जब मार्बल येलो पड़ने लगे। सो ताजमहल में ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मथुरा में एक पेट्रोल रिफाइनरी थी जो लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज कर रही थी। हाँ, फिर उस रिफाइनरी को शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि ताजमहल इज ए हेरिटेज, बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, सो उस रिफाइनरी को शिफ्ट किया, और उस रिफाइनरी की वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वो डाल रही थी, उसकी वजह से ताजमहल पे जो ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन हो रहा था, जिससे वो येलो पड़ने लग गया था। सो आपकी बिल्डिंग्स करोड करेगी, डस्ट की फॉर्म में दिखेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, स्किन डिजीजेस, इस तरह के जो है उसमें स्किन डिजीजेस होते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कम करता है, सो आपके एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सो आपको ह्यूमैनिटी को इस तरह से फूड इनसिक्योरिटी में लेकर के आता है, तब बच सकता है। वो हो गए, वो हाँ रेस्पिरेटरी में भी जाएगा, सो वो भी इम्पैक्ट करेगा। एंड इसको अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। ये सारी चीजें हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। सो पहले हम नेशनल मेजर्स जो लिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो वन इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको पास किया था। एंड देन ये जो एक्ट है इसने पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाने का प्रोविजन किया है, यानी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे वो एयर जो है इस एक्ट के अंडर बनाए गए थे। इन बोर्ड्स को इस एक्ट के थ्रू कुछ पावर्स दी गई थी टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। व्हाट आर दोज पावर्स? ठीक है, ये किसी भी
एरिया को जहां पर सीवियर एयर पोल्यूशन है उसको पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करके वहां पर कुछ स्पेशल मेजर्स इंप्लीमेंट या इनेक्ट कर सकते थे। देन ऑटोमोबाइल से होने वाले एमिशन लेवल्स को फिक्स कर सकते थे कि इससे ज्यादा अगर कोई ऑटोमोबाइल एमिशन कर रहा है देन इट शुड बी फाइंड। ठीक है, तो ये उसके लेवल्स को की लिमिट्स को डिसाइड करते थे, व्हीकुलर पोल्यूशन के लिमिट्स को डिसाइड करने का काम कर सकते हैं। देन इंडस्ट्री का जो है उसमें ये पोल्यूशन इंडस्ट्री की लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। किसी एरिया में इंडस्ट्री लग रही है और उनको लगता है कि यहाँ पर अगर एयर पोल्यूशन सीवियर लेवल पर आएगा तो ह्यूमन और इकोसिस्टम्स इंपैक्ट कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री की लोकेशन को ये चेंज कर सकते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं। देन किसी भी पॉल्यूटर को कोर्ट केस में ले जा सकते हैं। ठीक है, देन किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री को इंस्पेक्शन कर सकते हैं टू मेजर इट्स एमिशन लेवल्स। देन हाँ, अच्छा, इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को अपने प्रोसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप एक रिपोर्ट हमें दें, कितना आप एमिशन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, सैंपल कलेक्शन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से जाके। और अगर कोई इसका जो रूल्स जो बनाए गए हैं पॉल्यूशन लिमिट्स को वायलेट कर रहा है सो दे कैन फाइन, कोर्ट में जब ले जा सकते हैं तो कोर्ट से फाइन भी करवा सकते हैं और 3 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट भी उसको दिलवा सकते हैं। तो दीज आर पोल्यूशन पावर्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय दिस एक्ट। ठीक है, सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट मेजर है। देन फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है स्टैंडर्ड लॉन्च किए, दीज आर कॉल्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में आपको बार बार करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिलेगा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सो विच पॉल्यूटेंट्स आर इंक्लूडेड टू इन दीज स्टैंडर्ड्स, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जरा देखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आप मिस भी कर जाएं तो आपको एटलीस्ट नाम और उसके एनुअल जो है टाइम वेट एवरेज जो है वो देखना है। 24 आवर्स एनुअल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें इंक्लूडेड है। देन पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड 2.5 इंक्लूडेड है। ये वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो NAAQS में इंक्लूडेड है, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, इन पॉल्यूटेंट्स की मॉनिटरिंग की जाती है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंडर। सो इसमें दो तरह के सॉलिड मटेरियल है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड 10। हैवी मेटल भी आता है इसमें, आर्सेनिक एंड लेड, दो हैवी मेटल के पार्टिकल्स हैं, दो जनरल पार्टिकल्स हैं, 2.5 एंड 10, आर्सेनिक एंड लेड। देन फिर गैसेस कौन कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बेंजीन एंड बेंजोपायरिन। ये सारे आप डिस्कस कर चुके हैं। इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं ये आपको पता है, ये किस स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड है ये आपको पता चल गया। क्या इनकी लिमिट्स हैं, मींस ये आप जो है इंडस्ट्रियल एरिया की लिमिट इतनी है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में इसके एमिशन की लिमिट इतनी है, पार्ट्स पर मिलियन पी, इसकी मॉनिटरिंग इतने की जाती है। एनुअल साल का एवरेज निकाला जाता है, 24 आवर्स का एवरेज निकाला जाता है इससे। हाँ, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना पॉल्यूटेड उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। सो अब यहां पर आपका वर्ड आपका हाँ एवरेज निकाला जा रहा है ना इसमें। सो अब आपका वो यूनिट पार्ट्स पर मिलियन जो है वो यहां पर यूज की जाती है। मींस ppm इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ समथिंग, लेकिन आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे थे वहां पे। pm माइक्रोमीटर इज यूनिट ऑफ साइज, और ये क्वांटिटी की 1 मिलियन पार्टिकल्स अगर मैं लेता हूं एयर के तो उसमें इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा हुए तो वो पॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉल्यूटेंट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड हैं।
एक एवरेज एनुअल होगा और एक एवरेज 24 आवर्स का निकाला जाएगा। इस बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है। WHO गाइडलाइंस के अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स इन्होंने शामिल, इसमें हाँ बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैं आपको बता, डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार नहीं 2 या 3 बार आ चुका है, 2 बार आ चुके हैं इन गाइडलाइंस के ऊपर, 2 बार आ चुके, मैं दिखाऊंगा, PYQs हम कर ही रहे हैं। सो कौन कौन से WHO गाइडलाइंस में है, PM10, 2.5, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ये है। तो इसका आपको डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस पास्ट में भी बने हैं और फ्यूचर में भी बनते रहेंगे। व्हाई? बिकॉज एयर पॉल्यूशन इज वेरी सीवियर प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हाँ, इंडिया ने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स अपने एम्बिएंट, WHO ने इनको मॉनिटर किया। क्यों? क्योंकि WHO पूरी वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड्स बनाता है। सो सब जगह प्रिवेलिंग जो पॉल्यूटेंट्स है उन्हीं पे कंसंट्रेट करेगा। इंडिया में हमारी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कुछ और नए पॉल्यूटेंट्स एड ऑन हो सकते हैं, दैट्स वाई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन फिर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, सफर, ये भी एक स्टैंडर्ड है जो एयर क्वालिटी को इंडिकेट करने के लिए काम करता है। इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स है, वो सभी सफर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? सो ये है वो पॉल्यूटेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन सफर, 10 पॉल्यूटेंट्स हैं। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में और सफर के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें कौन से एक्सक्लूडेड है, वो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। हाँ हाँ, इसमें 10 है, कुछ एक्सक्लूड कर दिए। वाई? अब आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि कोई फ्यूचर में ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए। सो आप अब इसको मगअप नहीं करना है, ठंडे दिमाग से एक बार पढ़ लेना है। सो कॉमन कौन कौन से? 2.5, 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, बेंजीन, एंड देन दे इंक्लूडेड टोलुइन, xylene एंड मर्करी, 3 एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट इन सफर। ठीक है, ये इन पॉल्यूटेंट्स को मेजर करता है, इनके पॉल्यूशन को मेजर करता है, कितनी क्वांटिटी किसी एरिया में। यस यस, मल्टीपल, वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, वी हैव मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, एंड देन फिर इनके जो है स्केल क्या है, लाइक अगर स्कोर 0 to 50 है तो गुड, देन सेटिस्फैक्ट्री, देन फिर मॉडरेट, इस तरह से। और इतना स्कोर अगर वो कैलकुलेट करके दे रहा है सो इट विल बी सीवियर। हाँ नहीं नहीं, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाँ वो अलग होता है, वो अलग होता है, इसका अलग है, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन यूजुअली हम AQI यूज करते हैं। सो ये है ना, नहीं नहीं, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अलग है। सो ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं या मॉनिटर किए जाते हैं? हाँ नहीं नहीं, वो उसके स्टेशंस लगे हुए होते हैं हमारे सभी सिटीज के अंदर, एंड देन फिर वो उनको वो करता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो विच आर पॉल्यूटेंट आर इंक्लूडेड इन दिस। सो बोथ इंपॉर्टेंट पार्टिकुलेट मैटर्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, डाइऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 या अमोनिया, एंड देन लेड। बस ये डिफरेंस, बस इनके बीच के डिफरेंस को आपको मतलब उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके रखना है, कभी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपको मिल जाए। पॉल्यूटेंट आपको लिख के दे दिए, नो प्रॉब्लम, आपके पास PPTs है। ओके, सो एक तो PM10 एंड 2.5 तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्पेशली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको मिलेगा। अमोनिया एंड सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा। एंड देन एक कॉमन अमोनिया होगी, और या फिर ओजोन हो सकता है, बट यहाँ पर ओजोन नहीं है, ओजोन भी है। ठीक है, ओजोन है। ये 4-5 तो गैसेस इंपॉर्टेंट है। यस, एंड फिर पार्टिकुलर मैटर में कोई एक हैवी मेटल ले ली जाती है, या तो यहाँ पर लेड ले ली गई है, उसमें मर्क्यूरी भी ले ली गई थी। सो ये आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया है नेक्स्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये क्या है? सो ये टारगेट्स डिसाइड करता है। वो थे मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो किसी एरिया में पोल्यूशन को मेजर कर रहे हैं, कुछ स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये टारगेट डिसाइड कर रहा है। क्या टारगेट डिसाइड किए थे इन्होंने? लॉन्च इन 2019,
पार्टिकुलेट मैटर एंड 2.5 एंड 10 के लेवल को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था बाय 2024 बाय 40% तक वो कम कर रहा है। 27 में जो लेवल थे PM10 एंड 2.5 के, उसको उन्होंने बेस ईयर माना एंड देन उस ईयर को बेस ईयर मान करके 40% तक रिडक्शन करने की बात कही गई, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुए और फिर इन्होंने अपना टारगेट ईयर आगे शिफ्ट कर दिया। इस तरह से ये आगे हो गया, ठीक है। बाय 2026 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 के एमिशन को 27 के लेवल से 40% तक कम करने की बात करें। 2017 के लेवल से 40% कम तक करने की बात करें। इसके लिए अलग अलग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, जैसे ग्रेडेड एक्शन प्लान दिल्ली के लिए निकाला गया है। वो सारे हर कोई एक बेस ईयर लेते हैं कि अचीवेबल टारगेट लेंगे ना। अगर मैं कह दूंगा कि 10 को मैं बेस ईयर ले लेता हूं तो वो अचीवेबल है ही नहीं। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ गई है, सो एक अचीवेबल टारगेट लेते हैं जो लेते समय ऐसा भी लगे कि मींस उसको अचीव कर सकते हैं और बहुत लाइट टारगेट भी नहीं हो। जैसे 19 में अगर ये लॉन्च हो रहा है, अगर मैं 18 ले लेता हूँ तो कोई बहुत बड़ा टारगेट डिसाइड नहीं किया तो उसकी क्रिटिसिज्म होगा। तो 2 साल पहले का टारगेट लिया उन्होंने। इसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, लाइक ग्रेडेड एक्शन प्लान। हर सिटी की अपनी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। लेकिन फिर भी वो उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे लेकिन कुछ तो कम कर पाएंगे। हाँ, वो डिले होता जा रहा है क्योंकि वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हाँ, 19 में जब प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है तो बेस ईयर कुछ पहले का लिया जाता है, ठीक है। ये अभी से अगर अभी के पोल्यूशन लेवल को मैं अभी को बेस ईयर ले लूंगा तो फिर टारगेट तो अगले साल ही अचीव हो जाएंगे। तो फिर लोग कहेंगे कि इन्होंने मतलब मींस इसका क्रिटिसिज्म होगा कि एक सीरियस कोशिश नहीं थी पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, ठीक है। सो इसके लिए फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, प्रेरणा पोर्टल बनाया गया है, ठीक है। ये सारे इसके कोशिशें की गई थी। देन नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। बस आपको ये प्रोग्राम्स ध्यान रखने हैं। अब इसमें क्या क्या है, अंडरटेकन टू स्टेटस एंड ट्रेंड एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ठीक है। इसकी मॉनिटरिंग करना है तो इसके स्टेटस और ट्रेंड्स को मॉनिटर करना है, ठीक है। NAAQS की कंप्लायंस कितनी हो रही है, कितने सिटीज उसको ठीक से उसको इसके इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, वो मॉनिटरिंग की जाएगी। नॉन कंप्लायंस सिटी को पहचाना जाएगा, लाइक इन्होंने AQS नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अभी अभी हमने डिस्कस किया, हाँ, ठीक है। उसकी कंप्लायंस को करेगा, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस से एटमॉस्फेयर जो है उस पर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए रिसर्च किया जाएगा। करेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे। अगेन अब ये सारी वही बातें हैं कि कैसे हमको मैनेज करना है। करेक्टिव मेजर्स मीन्स उसको ठीक कैसे किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स मीन्स पोल्यूशन को पहले से एटमॉस्फेयर में जाने से कैसे रोका जाए, है ना, वो सारी बातें की जाएंगी। अब इन्होंने जो है अभी इतने सिटीज को जो है मॉनिटरिंग में डाला हुआ है, ठीक है। इतने ऑपरेटिंग स्टेशन बनाए गए हैं 344 सिटीज के अंदर, ठीक है। ये सारा फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एम्बिएंट एयर क्वालिटी मीन्स आपका जो चारों तरफ का जो क्लोजेस्ट एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट। जैसे मेरा क्लोजेस्ट जो है एम्बिएंट मीन्स आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट इज एम्बिएंट, जहां हम रहते हैं। कहाँ, बिल्कुल देता है। उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स के लिए भी काम करेगा ये, और उसके नेचुरल प्रोसेस पे रिसर्च के लिए भी प्रमोशन देगा। ये सारे काम होंगे, ठीक है। अब 4 एयर पोल्यूटेंट्स को कवर किया गया है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंडर। दोज आर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, 2.5 एंड 10 पार्टिकुलेट मैटर्स। इन्हें इसका मॉनिटरिंग में लिया जाता है। मेजर इन पे कंसंट्रेट करेगा, इनके प्रिवेंशन पे ज्यादा कंसंट्रेशन।
वो एक स्टैंडर्ड है और ये एक प्रोग्राम है टू टैकल द प्रॉब्लम। वो सिर्फ कैलकुलेट करके बताएगा कि प्रॉब्लम कितनी है, ये उस प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करेगा। दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, और ये सारे इसके साथ है, लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी वगैरह भी ये मेजर करता है। हाँ, हो गया। अच्छा ठीक है, अब हमारा एक नया टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लेशन, उसको हम करेंगे। अभी हमने साइंस प्लस उसकी पॉलिसी को डिस्कस कर लिया है, अगली क्लास में कल करेंगे ये।